Hello students, today we are going to study the carbon registers and color code. आप लोग मार्केट में देखते होंगे कुछ अप्लायंसेस हैं, जैसे कुछ किट बनानी है तो उसमें रेजिस्टेंस लगे होते हैं जिसपे अलग अलग कलर के बैंड होते हैं, लंबा सा होता है, उससे अलग अलग कलर के बैंड होते हैं, तो वो कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं। तो कार्बन रेजिस्टेंस का यूज जो होता है, रेजिस्टेंस का यूज हमें जो होता है अलग अलग वे में अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं। जैसे अगर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक को ट्रांसमिट करना है फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, तो उस कंडीशन में हमें लो रेजिस्टेंस के मेटल का यूज किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम और कॉपर। इसका यूज करते हैं। इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्ट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कम होती है, इसलिए वहाँ पे हम इस मेटल का यूज करते हैं। और देखते होंगे आप कि जंक्शन पे या पोल पे जो ऐड करने के लिए, उनको पोल से कनेक्ट करने के लिए एक मटेरियल होता है, इस पर जिसका यूज किया जाता है, तो वो जो होते हैं हाई रेजिस्टिव मटेरियल होते हैं, जैसे माइका होता है, क्या माइका या चीनी मिट्टी इसके होते हैं। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो हाई रेजिस्टिविटी की होती हैं, उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो इस तरह से यूज किया जाता है। तो इस तरह से कार्बन रेजिस्टेंस का यूज होता है, जैसे इसकी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। तो कार्बन रेजिस्टेंस जो है वो कलर जो बैंड हम लोग बात कर रहे थे कि जो डिफरेंट टाइप के किट्स हैं, किट्स में जो यूज किए जाते हैं बैंड, वो जो होते हैं 4 बैंड होते हैं। उसमें कितने बैंड होते हैं, 4 बैंड। 4 बैंड होते हैं जिसमें ए, बी, सी और डी होता है। कितने बैंड होते हैं, ए, बी, सी और डी बैंड होते हैं। ए और बी बैंड जो होते हैं वो डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। ए जो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट डिजिट को, बी जो है सेकेंड डिजिट को, सी जो है इंटू 10 टू दी पावर जो वैल्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, और सी के बाद फोर्थ जो होता है डी जो होता है ये उस रेजिस्टेंस के टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर कोई भी नंबर बैंड है, ये सपोज कर लीजिए ये रेजिस्टेंस है, इस पे एक बैंड यह है, एक बैंड यह है, एक बैंड यह है, एक बैंड यह। तो ये बैंड फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ और ये क्या हुआ, फोर्थ बैंड हुआ। तो ये दोनों जो होते हैं डिजिट को ए, बी डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे। यह ए है, बी है, सी है और ये डी है, इनटू सी जो है 10 टू दी पावर सी, इतने ओम्स रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और ये डी जो होता है उतने परसेंट का वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है कि उसका वेरिएंस कितना है, वो रेजिस्टेंस कितने से वैरी कर सकता है, उसके टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो टॉलरेंस वाले में, डी वाले में जो होते हैं ए बी सी, इसमें जो होते हैं डिफरेंट कलर होते हैं, बैंड होते हैं, कलर हो सकते हैं। वो कलर क्या हो सकते हैं, बी आर ओ वाई, बी आर ओ वाई, जी बी वी जी और डब्ल्यू होते हैं। और इसमें जो होते हैं 3 बैंड्स होते हैं, 2 बैंड्स होते हैं, सिल्वर होगा या गोल्ड होगा या न, या कोई कलर नहीं होगा। अगर वो सिल्वर कलर है या गोल्ड कलर है, तो सिल्वर कलर जो होता है टॉलरेंस, ये जो होता है 5% टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है गोल्ड कलर, और सिल्वर कलर जो है 10% के टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें जो कोई कलर नहीं है तो वह 20% के टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि
कि हमें जो भी बैंड दिए होंगे उस बैंड के अकॉर्डिंग हम कैसे उनकी रेटिंग करेंगे, कैसे उस रेजिस्टेंस को जानेंगे कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है या उसका रेजिस्टेंस क्या है। तो उसके लिए हम देखते हैं, देखिए लेटर बी है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है कलर जो है ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी नंबर जो है 1 है, 0 है। ये नंबर क्या है इसका 0 है। सेकेंड बी जो है वो ब्राउन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका कोडिंग जो होता है नंबर के लिए उसको स्टैंड करते हैं 2 से। थर्ड है आर जो किसको रिप्रेजेंट करता है रेड कलर को और इसके लिए नंबर जो होता है 3 होता है। इसके बाद है ऑरेंज, ऑरेंज कलर के लिए नंबर कोड जो होता है 4 होता है। वाई है, वाई स्टैंड करता है येलो को, इसके लिए 5 है। सॉरी नंबर सीक्वेंस में रॉन्ग हो गया है, सॉरी। ये 2 3 4 और जी जो होता है ये फर्स्ट जी जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर को। इसका नंबर जो है 5 है। फिर जो बी है वो रिप्रेजेंट करेगा ब्लू कलर को और इसका नंबर है 6। फिर वी है, वी रिप्रेजेंट करता है वायलेट कलर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वायलेट को और इसका कलर कोड है ये 7। उसके बाद है जी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रे कलर को और इसका कोड है 7 8 और लास्ट है डब्ल्यू जो वाइट है और इसका कोड जो है 9 है। सेम वही चीज जो होती है यही नंबर थर्ड वाले के लिए हो जाता है। ये हो जाएगा 10 टू द पावर 0, इसके लिए हो जाएगा 10 टू द पावर 2, इसके लिए हो जाएगा 10 टू द पावर 3, इसके लिए होगा 10 टू द पावर 4, इसके लिए होगा 10 टू द पावर 5, इसके लिए होगा 10 टू द पावर 6, इसके लिए होगा 10 टू द पावर 7, इसके लिए होगा 10 टू द पावर 8, इसके लिए होगा 10 टू द पावर 9 और ये सॉरी स्टूडेंट, टेन टू द पावर 1 2 10 to the power 3 4 10 to the power 5 6 7 8 और 10 to the power 9। दैट मीन्स अगर फर्स्ट और सेकेंड पे ये नंबरिंग क्या होगी, नंबर जो रीड करेंगे ये बैंड बी बी आर ओ वाई जी बी वी जी डब्ल्यू, ये बैंड, ये जो 4 बैंड्स तो होंगे ये रेजिस्टेंस है सपोज कर लीजिए और इसके जो 4 बैंड है 1 2 3 और ये 4 बैंड है जिसको इसके पहले अभी ए बी सी और डी से रिप्रेजेंट किया गया था। तो इसमें अगर सपोज कर लीजिए फर्स्ट बैंड जो है ब्लैक है, तो अगर फर्स्ट बैंड ब्लैक है तो उसके लिए क्या रीड किया जाएगा 0 किया जाएगा। सेकेंड अगर ब्लैक है तो सेकेंड पे होगा या इसके नंबर के गाड़ी उनको कोडिंग करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड के तो 2 डिजिट के नंबर फॉर्म करेंगे, वो क्या करेंगे 2 डिजिट के नंबर फॉर्म करेंगे और थर्ड के लिए जो होगा उसको हम इंटू 10 टू द पावर ब्लैक के लिए 1, ब्राउन के लिए सॉरी ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3 और येलो के लिए 10 टू पावर 4
ग्रीन के लिए 10 टू पावर 5 इंटू में करेंगे, फिर ब्लू के लिए 10 टू पावर 6 करेंगे, वायलेट के लिए 10 टू पावर 7 करेंगे, और ग्रे के लिए 10 टू पावर 8 करेंगे, और व्हाइट के लिए 10 टू पावर 9 करेंगे। ये कलर कोड आपको लर्न होना चाहिए। ये बाई चांस एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन देता है कि एक कार्बन रेजिस्टेंस है जिसमें ये बैंड, पहला बैंड ये है, दूसरा बैंड ये, तीसरा बैंड ये, चौथा बैंड ये है, तो उसके कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। फिर इसके लिए 2 कलर और होता है, ये गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, और तो गोल्ड कलर के लिए जो होगा 10 टू पावर -1, सिल्वर के लिए 10 टू पावर -2 होता है, और इसके लिए जब कोई कलर नहीं तो वो नहीं है। और इसी में टॉलरेंस के लिए इसका यूज किया जाता है, तो गोल्ड 5%, सिल्वर 10% और नन है तो 20% के टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई भी रजिस्टर्स है, इसमें 4 बैंड है, ये फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड। फर्स्ट बैंड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वह किसको, एक सीक्वेंस है इनका। फर्स्ट जो है येलो को, ये येलो को, ये वायलेट को, फिर ये ब्लू को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है गोल्ड को। तो इसके लिए आपको सीक्वेंस लर्न होना चाहिए, जो क्या है आपको लर्न करने का तरीका क्या है, BBROY GBVGW। इसके लिए आप लर्न कर सकते हैं BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया। BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया, ये आपको लर्न करने का सीक्वेंस है। तो BB रॉय, बी आप काउंटिंग स्टार्ट हो रही है होल नंबर से, दैट मीन्स 0 से, और एंडिंग जो काउंटिंग नंबर है हमारे 0 1 2 3 4 9 तक क्या है वह है, दैट मीन्स होल नंबर जो क्या है, जो 1 डिजिट के होल नंबर जो हैं वे इनके सीक्वेंस है, दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मीन्स 10 अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये टॉलरेंस वाले जो हैं गोल्ड सिल्वर और कोई कलर नहीं है, तो ये फोर्थ वाले के लिए, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड बैंड के लिए आपके पास कितने कोड है, 0 से लेकर के 9 तक हैं, जो क्या है BB रॉय ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया। सपोज कीजिए अब इसके ड्यू टू अगर हमें क्या करना है, इसके लिए कलर कोडिंग करनी है, तो हम लिख दें फर्स्ट कलर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्या है, येलो है, सेकेंड क्या है, वायलेट है, थर्ड क्या है, ब्लू है, और फोर्थ जो है यह है गोल्ड। तो येलो कलर किस नंबर पे आता है, BB रॉय, BB ROY 5वें पे है, तो उसका कोड क्या होगा 4। वायलेट जो है 7 पे है, और ये इंटू 10 टू दी पावर, थर्ड कलर क्या है, ब्लू है, तो ब्लू का कोड क्या है 6 है, और इसका टॉलरेंस जो है वो गोल्ड है, तो गोल्ड का टॉलरेंस जो है 5% का है। तो ये वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस जो रेजिस्टेंस होगा इतने से ये वैरी करेगा, वो वेरिएंस होता है, वो तो इतना कम या अधिक रेजिस्टेंस हो सकता है। दैट मीन्स ये वैल्यू हो गई 47 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस माइनस 5% ओम, यह जो हो गया इस
बैंड का जो कार्बन रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस हो गया। ये तरीका है आपको कार्बन रेजिस्टेंस की रेटिंग करने के लिए, उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। इसकी अगर आप वेल प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। आपको में ई अल्फ़ाबेट और उनके कलर कोड को आपको लर्न करना है। फिर इसके बाद है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रजिस्टर। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रजिस्टर। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी रेजिस्टेंस है तो जैसे टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर के राइज करने के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। और इसको मैंने आप लोगों को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी के ड्यू टू भी मैंने आपको क्या किया था, समझा दिया था। इसके लिए प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है। क्या पहले टॉपिक मेंशन कर लेते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रजिस्टर। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टर। अब इसके लिए प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक फार्मूला रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा था, M डिवाइडेड बाई N E स्क्वायर tau L डिवाइडेड बाई 8, जहां पे फिर M जो था क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज कर दीजिए। N जो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। E जो था ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था। tau जो था रिलैक्सेशन टाइम था। क्या था, रिलैक्सेशन टाइम था। रिलैक्सेशन टाइम दैट मीन्स टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और L लेंथ ऑफ कंडक्टर था। और A जो था क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ये पॉइंट्स हैं, M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, E चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, tau टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसे टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कहते हैं। L जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और A जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर है। अब इससे इस फार्मूले से हम ये देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए मास उसका कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया जो उसमें फ्लो करेंगे वो भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ रिलैक्सेशन वो भी एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है तो वो भी मोस्टली क्या है, कांस्टेंट है। इसमें वेरिएंस क्या है, दो हैं, एक है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और सेकेंड क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये अब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ये क्वांटिटी जो है फुल्ली एंड फुल्ली कांस्टेंट है, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम जो है जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वो तो पार्टिकल को क्या होगी, एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी तो पार्टिकल के मोशन जो होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स कोलिजन के टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल जो होगा वह क्या होगा, डिक्रीज होगा। वो टाइम इंटरवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे दो चीजें हुई, ये रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दैट मीन्स जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी वायर का क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकेंड है
इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। दैट मीन्स अगर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे इनवर्स रेशियो है। और थर्ड जो है, अगर टाइम ऑफ रिलैक्सेशन को लेकर देखें आप टॉप को, तो इसके भी क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अगर टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे या जब कंडक्टर का टेम्परेचर राइज करेगा, तो उस कंडीशन में मैंने बताया आपको कि टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जो है, दैट मीन्स एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन जो होगा वो डिक्रीज करेगा। मतलब जब ये वैल्यू डिक्रीज करेगी तो इनवर्स रेशियो है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हम ये कहेंगे कि क्या, ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। या एक तरीका और है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन को देखने के लिए, जैसे अगर टू इंटरमॉलिक्यूलर हैं, उनके बीच का गैपिंग डिस्टेंस जो है क्या है, लैम्डा है, उनकी रूट मीन वेलोसिटी क्या है, v है। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल जब वेलोसिटी, उसको हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस तो सेम है, इस डिस्टेंस में दैट मीन्स दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते। उनको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एनर्जी को प्रोवाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, वो पहले भी रैंडमली मोशन कर रहे थे, ब्राउनियन मोशन कर रहे थे, लेकिन जैसे उनको एक्स्ट्रा एनर्जी दी गई, उनकी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जैसे उनकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो वेलोसिटी इंक्रीज की, तो टाइम इंटरवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, इनवर्स है, तो ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब टाइम ऑफ रिलैक्सेशन डिक्रीज होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अब ये शो करता है कि क्या करेगा, वो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा कब, जब टाइम ऑफ रिलैक्सेशन दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन डिक्रीज होगा और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अब इसके बाद हम इसमें भी कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ इंटरवल के लिए VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दी पार्टिकल्स, ये भी, और इसको हमने क्लियर कर लिया। अब इसी में रेजिस्टिविटी को लेके करें, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस A अपॉन L, या हम रेजिस्टेंस R इक्वल टू रेजिस्टिविटी L बाई A होता है। और इसी को इंटरचेंज करेंगे तो आपको ये फार्मूला भी मिलेगा। दैट मीन्स किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो होती है, अगर सेम एक कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसका मेटल जो होगा सेम होगा। रेजिस्टिविटी जो होती है उस मटेरियल पे डिपेंड करती है, न कि उसके लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। अब इसके बाद ये देखा जाए कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस है, अगर कोई भी रेजिस्टेंस है तो उस रेजिस्टेंस के लिए इनिशियली जब टाइम इंटरवल क्या था, 0 था। जब टाइम इंटरवल 0 था तो उस समय रेजिस्टेंस जो था R0 था। और जब टाइम इंटरवल क्या हो गया, t की वैल्यू t आ गई, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस जो हुआ RT हो गया। दैट मीन रेजिस्टेंस आफ्टर टाइम इंटरवल t, कब, जब उसको यूज कर रहे हैं या जब उसको टेम्परेचर आप दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो आपका फॉर्मूला बनेगा, तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी इंक्रीज करेगी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस दैट मीन्स डेल्टा R। ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इनिशियल रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, इंक्रीमेंट जो होगा उतना ही ज़्यादा होगा। ये डेल्टा R की वैल्यू जो है, आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, सॉरी यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर 0 था, दैट मीन्स जब हमने उसका मेजरमेंट स्टार्ट किया,
तो उस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस क्या था, R0, दैट मींस इनिशियल। और जब उसको टेम्परेचर मैंने प्रोवाइड किया, प्रोवाइड करने के बाद उसका टी टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो उस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, R3 हो गया। तो चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ और चेंज इन रेजिस्टेंस भी हुआ। अगर ये डेल्टा R है तो डेल्टा राइज R इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस। दैट मींस इनिशियल रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसके रेजिस्टेंस में चेंजिंग होगी, और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसके लिए हम दोनों इक्वेशन से लिखें ए फ्रॉम A1 और 2, तो डेल्टा R की वैल्यू होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू T। दैट मीन्स फाइनल रेजिस्टेंस अगर इसी को करें तो डेल्टा R इक्वल टू हो जाएगा अल्फा R0 इंटू T, वेयर अल्फा जो है वो क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। अब देखिए दैट मीन्स फाइनल रेजिस्टेंस RT इक्वल टू क्या होगा, R0 प्लस डेल्टा R। दैट मीन्स R0 प्लस इन डेल्टा R की प्लेस पे लिख सकते हैं हम लैम्डा अरे अल्फा R0 इंटू T। तो इससे आप R0 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस अल्फा इंटू T हो गया, किसकी वैल्यू, RT की। ये आपका एक फार्मूला आ गया किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। या इसी से अगर आप ये करते हैं तो ये वैल्यू जो होगी हम RT इक्वल टू R0 प्लस अल्फा R0 T है, तो अल्फा R0 T की वैल्यू लिखेंगे तो RT माइनस R0 होगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इंटू T। एक टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो होगा पर डिग्री, इसकी यूनिट जो होगी पर डिग्री सेंटीग्रेड होगी। अब यहाँ पे अगर ये देखा जाए कि टाइम इंटरवल, अगर यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर R0 की वैल्यू जो है वह क्या है, 1 ओम है, और टेम्परेचर राइज और फॉल इन टेम्परेचर दैट मीन्स जो टेम्परेचर उस बॉडी को रेजिस्टेंस को प्रोवाइड किया गया वह क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस कंडीशन में टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होगा RT माइनस R0 के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये लैम्डा टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होगा वह क्या होगा, इंक्रीज या चेंज इन रेजिस्टेंस के इक्वल होगा ये। अब इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जब रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस 1 ओम का है, अगर उसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होगा वो वैल्यू जो होगी उसके टेम्परेचर रेजिस्टेंस में जो चेंजिंग होगी उसके इक्विवेलेंट होगा। अब देखिए अब यहाँ पे R अल्फा की वैल्यू जो होती है इनिशियली जब R इक्वल टू 1, T इक्वल टू R इक्वल टू 1 हो, टाइम टेम्परेचर T इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो लैम्डा चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू जो होगी अप्रॉक्स नियर बाई जो होगी ये 1/273 के इक्विवेलेंट होगी। क्या होगी, 1/273 डिग्री 3 पर
डिग्री सेंटीग्रेड के इक्विवेलेंट होगी। अगर अल्फा की वैल्यू इतनी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको जो फार्मूला मिलता है आर टी इक्वल टू हो जाएगा R0 1 प्लस टी अपॉन 273। दैट मीन्स R0 ये हो जाएगी वैल्यू 273 प्लस टी डिवाइडेड बाई 273। दैट मीन्स R0 ये क्या हो गया टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो 273 जब ऐड करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। तो ये हो गया कैपिटल T अपॉन 273 और आपकी कैपिटल T क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वेयर T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि R जो है RT जो है डायरेक्टली 273 कांस्टेंट है, इनिशियल रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, दैट मीन्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ये क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसमें इतनी वैल्यू अगर हमने पढ़ लिया, इसको देख लिया, तो अब इसके बाद जो रेजिस्टेंस हैं क्या हो सकते हैं, जो कंडक्टर है वह क्या हो सकता है, या जो रेजिस्टेंस बनाया गया है वह किसका हो सकता है, वह हो सकता है कि किसी मेटल का हो सकता है कि कोई सेमीकंडक्टर हो सकता है कि कोई एलॉय। तो जो हमारा रिलेशन आया है आर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर उस मटेरियल को रेजिस्ट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी दैट मीन्स रेजिस्टिविटी, अगर ये है मेटल है, मेटल हो सकता है, एलॉय हो सकता है या सेमी कंडक्टर हो सकता है। अगर वो मेटल है तो मेटल के लिए अगर हम क्या करें ग्राफ प्लॉट करें, ये ओरिजिन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम इस पे हम रख दें एब्सोल्यूट टेम्परेचर को और इस पे मेंशन कर लें किसको रेजिस्टिविटी को, तो जो हमें कर्व मिलेगा वह इस तरह से ये कर्व आएगा। दैट मीन्स ये शो किया यहाँ पे हो रहा है कि जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन में टेम्परेचर जब 0 होगा तो उस समय भी वो कुछ रेजिस्टेंस उसकी रेजिस्टिविटी कुछ होगी, मतलब उस कंडीशन में भी वो मेटल जो होगा एक रेजिस्ट प्रोड्यूस करेगा। फिर उसके बाद अगर इसी को एक एलॉय के लिए लेते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और ये वैल्यू है रेजिस्टिविटी, तो इसमें जो होगा इस तरह से एक कर्व आएगा। यहाँ पे हल्का सा कर्व लिए हुए हैं, यहाँ पे जो है कर्व जो आ रहा है स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे भी अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 है तो यहाँ पे भी जो एलॉय है उसका में रेजिस्टेंस कुछ है, लेकिन जैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है तो उस एलॉय का रेजिस्टेंस जो होता है स्मूथली इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इस कर्व में मेटल के केस में यह स्मूथ नहीं है, क्या है कर लिए हुए। दैट मीन्स यहाँ पे राइजिंग जो हो रही है इसके रेजिस्टिविटी की राइजिंग जो हो रही है वो क्या है हाई है, यहाँ पे जो है रेट जो है लो है। अगर इसी को हम इसके लिए करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए करते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, तो सेमीकंडक्टर के लिए ये कर्व हमारा इस तरह से। दैट मीन्स जैसे जैसे जब टेम्परेचर कम था तो रेजिस्टिविटी बहुत हाई थी, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर रहा है किसका सेमीकंडक्टर का, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या कर रही है, रेजिस्टिविटी उसकी डिक्रीज कर रही है। दैट मीन्स रेजिस्ट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जो है वो क्या है कम हो रही है, मतलब वो एज अ कंडक्टर बिहेव कर रहा है, रेजिस्ट कम प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स अगर जो भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को आप कहते हैं एज ए फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर को आप चेंज करोगे तो सेमीकंडक्टर्स होंगे उनकी रेजिस्टिविटी जो होगी वो क्या होगी चेंज होगी। आज के लिए इतना ही, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव नाइस डे। आसान कर दो कब